स्कूल और कॉलेजेस को बंद कर दिया जाता है, इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग की फैसिलिटीज़ को भी सस्पेंड कर दिया जाता है और इसी के साथ देश भर के तमाम लोग सड़कों पर आकर विद्रोह पर उतर आते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के बारे में और हाल फिलहाल वहाँ पर हुए उस विद्रोह के बारे में, जिसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ की प्राइम मिनिस्टर को पलायन करना पड़ा, यानी देश को छोड़कर भागना पड़ा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन विद अक्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूरे बांग्लादेश के क्राइसिस के बारे में, वहाँ पर हो रहे प्रोटेस्ट के बारे में और साथ ही इसका इम्पैक्ट भारत पर क्या पड़ेगा इसके बारे में। शुरुआत करते हैं इसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री से। तो बांग्लादेश का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1971 में अवामी लीग के शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा किया गया था और शेख मुजीबुर रहमान ही उसके प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे थे। हालांकि 1975 में उनका असैसिनेशन हो जाता है और उसके बाद 1975 से 1990 तक बांग्लादेश का पूरा जो शासन था वो वहाँ की जुंता गवर्नमेंट को चला जाता है। जुंता गवर्नमेंट यानी कि मिलिट्री का शासन 1975 से 1990 के दशक तक जो पूरी तरह से बांग्लादेश को कंट्रोल कर रहा था वो थी वहाँ की मिलिट्री। तो शेख मुजीबुर रहमान की दो बेटियाँ थी, खालिदा जिया और शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की सबसे लंबे समय तक रहने वाली प्रधानमंत्री थी और इनको पहली बार 1996 में प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। उसके बाद 2008 में इनकी सरकार दोबारा से बनती है और 2008 से और 2024 तक अब तक इन्हीं का शासनकाल वहाँ पर चल रहा था। लेकिन शेख हसीना की कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ने इन्हीं की सरकार को इनके खिलाफ कर दिया और वहाँ के तमाम लोग इनकी सरकार के खिलाफ हो गए और सड़कों पर उतर आए। अब बात करते हैं प्रोटेस्ट की। तो बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार ही प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल रहा था, लेकिन अब इस प्रोटेस्ट ने एक भयावह रूप ले लिया था और वो प्रोटेस्ट से बदलकर एक रिवॉल्यूशन बन चुका था। इसका कारण था वहाँ की रिजर्वेशन पॉलिसी। इस प्रोटेस्ट में अब तक 150 लोग मर चुके हैं और हज़ारों से भी ज़्यादा लोग गंभीर हैं और इन सभी प्रोटेस्ट का कारण है बांग्लादेश का रिजर्वेशन सिस्टम, जिसका विरोध वहाँ का पूरा यूथ कर रहा है। वहाँ का कोटा सिस्टम कुछ इस तरह से है। बांग्लादेश की 56% नौकरियां एक खास सेक्शन के लिए, जो पब्लिक सेक्टर की यानी जो सरकारी नौकरियां हम जिन्हें कहते हैं, वो एक खास सेक्शन के लिए रिजर्व रखी गई है और 44% जो भी ऐसी बचती है जो वहाँ की आम जनता मेरिट के हिसाब से ले सकती है। अब बात करें 56% जॉब को अगर डिटेल में, तो वो इस तरह से है कि उसमें 10% जो जॉब है वो वुमेंस के लिए रिजर्व रखी गई हैं, 10% जो जॉब है वो जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनके लिए रिजर्व रखी गई है, 5% जॉब एथनिक कल्चर, जो एथनिक लोग होते हैं, एथनिक ट्राइब्स होती हैं, उनके लिए रिजर्व रखी गई है और 1% जॉब डिसेबल लोगों के लिए रखी गई है। सबसे बड़ा जो यहाँ पे डिबेटेबल क्वेश्चन आता है वो आता है यहाँ की 30% बची हुई जॉब्स का, जो कि वहाँ पर फ्रीडम फाइटर्स के लिए रिजर्व रखी गई है। फ्रीडम फाइटर्स यानी कि वो लोग जो कि बांग्लादेश की जो लिबरेशन वॉर हुआ था बांग्लादेश में 1971 में, उसमें उन्होंने आज़ादी दिलाने में उसमें हेल्प की थी और उसी को रेस्पेक्ट देने के लिए बांग्लादेश सरकार ने 30% जो रिजर्वेशन है वो फ्रीडम फाइटर्स के लिए रिजर्व कर दिया था। ये 30% का जो कोटा है वो अब तक चला आ रहा है, यानी जनरेशन टू जनरेशन उन फ्रीडम फाइटर्स के डिसेंडेंट्स को, उनके वंशज को ये दिया जा रहा है और यही वहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है इस पूरे विरोध करने का। वहाँ का यूथ इसी बात का विरोध कर रहा है कि अब फ्रीडम फाइटर्स का देखिए एक लंबा समय हो चुका है और फ्रीडम फाइटर्स अब नहीं रहे। अब तो जो उनके वंशज है उनका जो कंट्रीब्यूशन है इन बांग्लादेश के लिए वो लगभग जो आम जनता है उनके बराबर ही है। तो ऐसे में एक बड़ा हिस्सा नौकरी जो कि आज के टाइम में सबसे महत्वपूर्ण है, सिर्फ ऐसे लोगों के लिए रिजर्व कर देना जिनका अब फिलहाल में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं बनता और उनकी लगातार यही मांग है कि इस 30% जॉब रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया जाए और इसको पब्लिक डोमेन में अवेलेबल करा दिया जाए ताकि आम जनता इसका बेनिफिट ले सके। क्योंकि नौकरियों की बात करें तो बांग्लादेश का हाल भी अन्य कंट्री और हमारी कंट्री जैसा ही है, वहाँ पर नौकरियों की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है और जैसे हमारे भारत में यूपीएससी एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है सिविल सर्विसेज का, वैसे ही बांग्लादेश में भी एक बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है वहाँ की सरकार के द्वारा और जिसका सिनेरियो ये है कि वहाँ के 4 लाख ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को मात्र 3000 नौकरियों के लिए कम्पीट करना पड़ता है और उसमें भी उनको सफलता नहीं मिलती। तो इतना एक बड़ा हिस्सा बेरोजगार लोगों का लगातार यही मांग कर रहा है कि उनकी ये 30% कोटा सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए ताकि वहाँ की जो नौकरियों की किल्लत है उसको हटाया जा सके, उसको कम किया जा सके।
और इसी के चलते ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था और जिसका रिजल्ट अब आप सभी लोग देख रहे हैं कि वहाँ की शेख हसीना को, प्रधानमंत्री जो वहाँ की फ़िलहाल थी, उनको वहाँ से पलायन करना पड़ा, उनको भारत आना पड़ा और भारत में गाज़ियाबाद में एक हिंडन एयरपोर्ट पर उन्होंने लैंड किया और जिसके बाद वो भारत में आ गई। और उनके आने के बाद से इस प्रोटेस्ट ने एक भयावह रिवॉल्यूशन का रूप ले लिया और जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि वहाँ की आम जनता ने शेख हसीना के ऑफिस से लेकर घर तक तोड़फोड़ मचा दी, वहाँ पर हमला बोल दिया और उनके घर की और ऑफिस की एक एक चीज़ को वो उठाकर ले गए। अब देखिए, बांग्लादेश में तो जो होना था वो हो गया, लेकिन ये इंडिया के लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है, हम उसके बारे में बात करते हैं। बांग्लादेश के और भारत के जो रिश्ते हैं वो इतिहास से, हिस्टोरिकल टाइम से ही बहुत अच्छे रहे हैं। हमारी एक फ्रेंड अलाई बांग्लादेश को कहा जाता था, क्योंकि बांग्लादेश में जो लिबरेशन वॉर हुई थी, जो उसकी आज़ादी के लिए वॉर हुई थी, उसमें हमारे भारत की तरफ से उनको मिलिट्री ट्रूप्स जो हेल्प थी वो प्रोवाइड की गई थी और जो कहीं ना कहीं एक रीज़न भी रहा था उनकी आज़ादी मिलने का। तो बांग्लादेश और भारत के रिश्ते हिस्टोरिकल टाइम से ही अच्छे रहे थे। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बात करें तो बांग्लादेश भारत के लिए ट्रेडिंग के पर्पज़ से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बांग्लादेश भारत का 25वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है। और इसी के इस प्रोटेस्ट से पहले आपको पता ही है, शेख हसीना जो है वो भारत आई थी और बांग्लादेश और भारत के कुछ डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स के बारे में भी उनकी बात हुई थी। इसी के साथ बांग्लादेश के साथ हमारे कल्चरल कोऑपरेशन की बात करें या फिर हम मिलिट्री एक्सरसाइजेज की बात करें, इन सभी के पर्सपेक्टिव से भारत और बांग्लादेश एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन बांग्लादेश में इस तरह से पूरी तरह सरकार का कायापलट हो जाना भारत के लिए सही साबित नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है जो अब सरकार बने उसके साथ हमारे रिश्ते बेहतर ना हो और ये हमारे लिए इकोनॉमिकली भी अच्छा नहीं होगा। आने वाले टाइम में भारत को बांग्लादेश के स्काई प्लेट से क्या नुकसान होता है, क्या फ़ायदा होता है, उसके बारे में भी हमें देखने को मिलेगा। उसके बारे में आपको अपडेट करा दूँगी। तब तक के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए।